कराची और ख़ास तौर पर सिंध की शहरी सियासत पर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून। उनका माजी एमक्यूएम से वाबस्ता है और एमक्यूएम के बाद पीएसपी से भी। लेकिन चूंकि आज मेरा मौजू कराची और ख़ास तौर पर सिंध की शहरी सियासत होगी, इसलिए इस पर बात करने के लिए मैंने उन्हें ख़ास तौर पर मदऊ किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा के तौर पर, रज़ा हारून साहब। रज़ा हारून साहब, वेलकम इन FIR अगेन। कोई लगी लिपटी नहीं, बहुत डायरेक्ट। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि कराची के मामलात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक कर रही है? बेहतर कर सकती है, कोशिश कर रही है। थी नहीं है मेरा सवाल है कि इस वक्त कुछ कर रही है, ठीक कर रही है? मेरे ख्याल में थी कर रही है, जी, होगी छोड़ दें। जी कर रही है, कोशिश कर रही है। क्या ठीक कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी खराबियां हैं, बड़ी जुरिस्डिक्शन के इश्यूज हैं, सबको मिलकर काम करना है। और इस डिवाइडेड जुरिस्डिक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो इलाके बटे हुए हैं, किसी का टाउन किसके पास है, किसी का किसके पास है, उसी में मेगा प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। K4 जैसा प्रोजेक्ट है, वो बिल्कुल सी कंप्लीशन डेट जो है नवंबर दिसंबर 2026 है। ना सिर्फ मुर्साबाब ने कंफर्म किया, बल्कि 2 रोज़ पहले SN इकबाल साहब ने कंफर्म किया जो विजिट पे आए हुए थे। तो ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी डिलीवर होंगे। सड़कें बन रही हैं, हाई रोड्स बन रहे हैं। लेकिन क्या ये सब काम पूरा हो गया है? नहीं, बहुत सारा काम बाकी है। मैं समझता हूं 60-70 बहुत सीनियर सियासतदान हैं, 18 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप कह रहे हैं कि इस वक्त डिलीवर K4 की आप बात कर रहे हैं। K4 वफाक पूरा कर रहा है, उसने वापडा को दिया है। इतने अरसे जो है पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वो ऐसे ही पड़ा रहा। कराची की दुखती रग इस वक्त यही है कि कराची के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। एग्जैक्टली, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन और 18 साल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर है, उसमें क्या हुआ? मैंने देखें, जब लोग ये कहते हैं ना 18 साल पीपल्स पार्टी का दौर है, तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का दौर नहीं है। हाँ, बिला शिरकत गैरें नहीं है, मान लिया। 18 साल क्यों करते हैं? 23 साल करें ना, 2002 से लेकर चलते चलें, ठीक है, आइए 2002 से तो आ जाए 2002 से लेकर के। मतलब एमक्यूएम भी रही है, स्ट्रॉन्ग रही है, PTI भी रही है, विफाक के थ्रू बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है, बल्कि 18 साल से तो आप खुद बनाएं। फिर हमारा 2008 से लेकर 13 तक जो कोalition का दौर है, उसमें ये 5 सिटीज़ कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह और सक्कर, ये तो एक्सक्लूसिवली गवर्नर शतरबाद के पास थे ना, जो हमारा पावर शेयरिंग फार्मूला था। ये तो पीपल्स पार्टी नहीं देखती थी। रज़ा हारून साहब, रज़ा हारून साहब, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा, तमाम 2002 से भी चलूंगा। लेकिन चूंकि इस वक्त मेरे सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा बैठा है, मैं उसे एमक्यूएम के पीरियड पे नहीं खेलने देना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा, मैं कभी भी नहीं खेलता, आपको पता है। मैं तो जवाब देता हूँ सवाल का, और आपको पता है कि मैं एमक्यूएम में भी था, तो जो बात नहीं है वो नहीं है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 2008 से 2013 तक ये एमक्यूएम पार्ट एंड पार्सल रही है ना। और इस एमक्यूएम के पावर शेयरिंग फार्मूले में, कोalition में जाने का जो सबसे बड़ा फार्मूला तय हुआ वो ये होगा कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, नवाबशाह, ये एमक्यूएम देखेगी। और गवर्नर साहब को कुल्ली इख्तियार दिया गया। यहाँ जितने म्यूनसिपल काम थे, लोकल बॉडीज़ थे, ये गवर्नर साहब देखते थे, और मैं और सखीर भाई उनको असिस्ट करते थे इसके अंदर। तो ये कंटिन्यूएशन है 2002 से एमक्यूएम की 2013 तक। इन 10 सालों का कोई हिसाब नहीं लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी से 18 साल का बिल्कुल हिसाब लेने का वक्त आया तो भी आपसे सवाल होगा। आप गवर्नर के मुशीर थे? नहीं, गवर्नर का मुशीर कभी नहीं रहा। आपने कहा मैं उन्हें असिस्ट कर रहा। मैं मिनिस्टर था, असिस्ट करता था। मैं तो चलें, ऑलरेडी इसी तरह से सही। हाँ बिल्कुल। तो फिर भी सवाल आपसे होगा। हाँ करें। तो क्या दिया कराची को? नहीं दिया ना, मान रहे ना, नहीं दिया। क्यों नहीं दे पाते आप लोग? ये आप लोग देखें ना, एक बात तय कर लो। आपने कहा मैं आपसे पीपल्स पार्टी वाली बात कर रहा हूँ, और आप मुझे एमक्यूएम के सवाल के बोल रहे हो। आपने क्यों नहीं दिया? अभी आपने अपनी एसोसिएशन बताई उस दौर में। भाई मैं जिस पार्टी में था, मैं उस जमाने में असिस्ट करता था 2010 तक। 2008 से लेकर 2010 तक तो मुस्तफ़ा कमाल ही नाजिम रहे ना। ठीक है, हमें तो मिले आखिरी 3 साल। ठीक है, उस 3 साल में जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीशन पे ले आ सकते थे ना। कोई नाजिम तो मौजूद नहीं था। ठीक है, कि कोई नए प्रोजेक्ट शुरू हो या कोई नए स्कीम लेकर आ जाए, ये तो हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, याद रहे कि एक जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो भी खत्म हो गया था ना पूरे मुल्क से। तो हम तो उस कैपेसिटी में जो कंटिन्यूड प्रोजेक्ट्स थे वो डिलीवर करते रहे। हम 2010 से लेकर 13 तक हम और क्या कर सकते थे? मैं तो IT का मिनिस्टर था ना। आप मुझसे IT का पूछे एमक्यूएम ने क्या किया, मैं बता दूंगा हमने ये काम किया। तो चले फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आ जाते हैं ना। उसके बाद आप आ जाएं पीपल्स पार्टी पे 2015 के बाद। ठीक है, चलें 2015 से याद है, बड़ा मजे का एक क्लिप, बड़ा मजे का याद है। वो असेंबली में वसीम अख्तर बैठे हुए हैं, ख्वाजा अज़ार बैठे हुए हैं, नासिर जहाँ वगैरह, हम सब मिले हुए यार। मिले हुए हैं, याद है क्लिप वो? हाँ, मिले हुए हैं अंदर से आप लोग।
नहीं, मैं तो एमक्यूएम में था ही नहीं उस वक्त। नहीं, आज की बात कर रहा हूँ। होना चाहिए, अगर नहीं मिले में तो ये नहीं, गलत देखिए, है। अब आप ट्विस्ट करके जवाब दे रहे हैं। आप लोग अंदर से मिले हुए हैं कि कराची के लिए कुछ नहीं करना? अगर अंदर से मिले हुए भी होंगे तो खुदाई की कसम मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिले हुए होना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो फ़हीम भाई, अब ये बिल्कुल मैं आपसे एज अ पीपल्स पार्टी वाला भी और एज एन एमक्यूएम वाला ही बात कर रहा हूँ। अल्ताफ साहब की एक सोच बिल्कुल ठीक थी। उनकी कोशिश होती थी कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जाएं। वो फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज पे मैंने उनको कभी इतना ज़्यादा जोर मिल जाए तो ठीक है, नहीं देखा। वो इसलिए कहते थे कि यार हम जीत कर आए हैं, हमारे सारे मसले मसाइल सूबे के थ्रू हमें मिलने, कोई ऐसी महकमा नहीं जो फेडरल से हमें मिले। तो या तो वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में जाते थे, मेयर बनाते थे, या उनकी ख्वाहिश होती थी कि यार किसी भी तरीके से फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जाएं, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज लें। अच्छी सोच है। अगर आपकी किसी वजह से कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जगह नहीं बन रही तो आप उनसे दोस्ती तो रखें ना यार। आपका मेयर यहाँ 2015 से 2020 तक रहा ना, वसीम अख्तर, वो रोता ही रहा। वो दोस्ती करके इख्तियार नहीं मिल रहा तो दोस्ती करके चार काम ले आते। जिस तरीके से वसीम अख्तर साहब ने नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की, गवर्नर साहब ने उन्हें ग्रीन लाइन दी, उन्होंने ये फायर टेंडर्स दिए। इसी तरीके इमरान खान के दौर में, इमरान खान साहब के दौर नहीं, इमरान खान के दौर में तो आए हैं, डिलीवर हुए हैं। वो नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी, ठीक है। तो आपको आज के दौर में भी आप अपोजिशन करते रहे, सड़कों पे लड़ाई झगड़े करते रहे, लेकिन यार पब्लिक के काम के लिए, प्रोविंस की डेवलपमेंट के लिए, सिटी के लिए तो आपकी कोई दोस्ती को बातचीत तो होनी चाहिए ना। दोस्ती की जरूरत तो वहाँ होती है ना जहाँ दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हों, दो मुख्तलिफ सोच हो। मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ, कराची का मुकदमा आपके सामने रख रहा हूँ। मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सूबाई वजारत बल्दियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, जनाबे वाला वजीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इवन सदर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। क्या है कराची के पास आज? कराची में लोग गटर में गिरकर मर रहे हैं, डंपर तले कुचले जा रहे हैं, शहर के नौजवान, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तालीम और सेहत की सहूलतें नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। क्या डिलीवरी है? मैं समझता हूँ और होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। होनी चाहिए तो उस वक्त कहा जा सकता है ना जब कुछ हो रहा हो। यहाँ तो है ही नहीं ना, जीरो से तो शुरू करें ना। नहीं है, काम हो रहा है लेकिन शायद उतना नहीं हो रहा जितना कराची डिजर्व करता है। एक्सेप्ट कर लिया। कराची डिजर्व कितना करता है आपके ख्याल में? 100-200% करता है कराची के अंदर। वजह उसकी कि कराची रेवेन्यू देता है? यार ये कोई वजह नहीं थी। कोई रेवेन्यू देता है, कोई आपको अनाज देता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप रेवेन्यू देते हो तो फिर आप सो जाओगे। नहीं, अनाज कौन देता है आपको? पंजाब से आता है। पंजाब की बात नहीं, अगर हम सिंध की बात करो ना, आप एक खड़े हो गए मुल्क में बात, चूंकि 30-35% रेवेन्यू देते हैं, फिर तो ज़राअत पे टैक्स लगा देना। तो ज़राअत पे टैक्स लगाए ना, अनाज कोई दे रहा है, मान लिया, ज़राअत पे टैक्स लगाए ना, वो तो नहीं लगता। सिंध में तो लगा हुआ है, सिंध में लगा हुआ है, तो फिर आप कराची को ज़राअत के अगर उसी टैक्स की बुनियाद पर क्या लाड़काना से कंपेयर कर सकते हैं, दादू से कंपेयर कर सकते हैं, 7 से कंपेयर कर सकते हैं कराची को। मैं तो कह रहा हूँ कि कराची को आज दुनिया के तेजी से तरक्की याफ्ता मुल्कों शहरों की फहरिस्त में कहीं टॉप पे होना चाहिए था। इतना प्रोडक्टिव सिटी है। हम लीबिया के तराबलस और दमिश्क की बात कर रहे हैं, शाम के लिवेबल सिटीज़ में। ये कराची से नीचे हैं, इससे ऊपर सारे हैं, और ये दोनों वो शहर हैं जहाँ जो खाना जंगी का शिकार हैं। कराची खाना जंगी का शिकार है, जो उसकी हालत है। देखिए, जो आपने शहरों का जिक्र किया, कराची के अंदर जो जहाँ नाअहली है वो मान लेनी चाहिए ना, इसमें कोई बात नहीं। जो सूबाई हुकूमत को करना चाहिए था, मकामी को शायद उतना नहीं किया, तो उससे ज़्यादा हो सकता था और ओवर द पीरियड हो सकता था। मैं इसमें किसी को बरी ज़मा नहीं करता। ख़ासतौर पे 2002 से लेकर 2026 तक हर वो कराची की जमात जिसकी नुमाइंदगी वो हुकूमतों में रही है, उसके बावजूद कराची को नहीं मिला, तो ये अफसोस की बात है। ये एक्सेप्टेड है, इसमें कंसीड कर दिया। अब मेरा सवाल ये होता है तो यार कहीं ना कहीं अब दूसरे सूबों वाले से पूछना पड़ेगा, यार तुम्हारे शहर अच्छे इसलिए सारे सब तो छोड़कर इधर आके बस गए। तुम्हारी आबादी तो सारी की सारी यहाँ, तुम्हारे लोगों की, पख्तूनों की सबसे बड़ी आबादी कराची में आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कराची अनलिवेबल सिटी होते हुए भी 3-3.5 करोड़ क्या आबादी आजकल पता नहीं उसको फीड कर रहा है। सब 4 करोड़ कह रहे हैं। अगर उसको फीड कर रहा है और वो यहाँ के रहते हैं और कहीं में फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन फिर वो लोग जो अपने अपने सूबे छोड़कर यहाँ आ रहे हैं, और उनका राइट है यहाँ आना, ऐसे नहीं है, लेकिन इस शहर का जो लोड है, जो इसका बजट है, जो इसका हिस्सा बनता है, वो उधर जा रहा है जिनका हिस्सा बनता है। मिसाल के तौर पे पेशावर स्वाबी से कोई यहाँ आ रहा है, उसके खाते के पैसे डेवलपमेंट के वहाँ जा रहे हैं और वो यहाँ आ रहा है। तो हमें ये मुकदमे को अब इस तरह भी लेके चलने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट तो मैंने कंसीड कर दिया ना आपसे, मैं उस पर फाइट नहीं कर रहा, ना उसके मैं डिफेंड करता हूँ। बहुत काम होना चाहिए और मेयर साहब को करना चाहिए और लीगल अपनी लोकल गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन यार दूसरे सूबे वाले इतना कन्वीनियंटली खड़े होकर ये बात करते हैं ना, भाई आप इस शहर को गिनते से ही नहीं है।
गिनना तो विफाक ने है ना, गिनते आप सही नहीं है। यहाँ की पार्टियाँ शोर मचाती हैं, उनको पता है कि जनाब इतने पे हम मान जाए। अब मुझे बताएं, जब आपको कितना 2,25,00,000 है ना अभी आबादी सेंसस, 2,03,00,000, 2,30,00,000 जो भी है, उस वक्त जब ये बात हो रही थी, उस वक्त कराची की आबादी क्लेम की जा रही थी मुख्तलिफ डेटा से 3-3.5 करोड़ जब ये सेंसस हुआ था। तो जब आप एक आबादी को 70, 80, 90 लाख कम करके उसका कोटे के पैसे देंगे, तो आप तो ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं लॉस में। आप नहीं समझते कोई कानून साजी होनी चाहिए कि जिस शहर में रहकर आप कमा रहे हैं वहां पर खर्च करने की बजाय खर्च आप कहीं और पर कर रहे हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ गिना जाना चाहिए। सेंसस का एक असूल है फ्रेंड, सेंसस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होम काउंट होता है, फिर एक बॉडी काउंट होता है। होम काउंट का मतलब है घरानों की तादाद। बिल्कुल ऐसे ही सेंसस के लॉ में है कि आप एक आदमी को 2 दफ़ा नहीं गिन सकते। ऐसे ही है। और सेंसस इसीलिए एक दिन होता है। ऐसे ही है, जिस दिन जो जहां है वहां गिना जाएगा। काश ऐसा होता है एक दिन। सर मैं आपने कानून साजी की बात है, कानून तो यही कहता है। ठीक है, अब होता क्या है, मैनिपुलेशन होती है। कहीं की आबादी ज़्यादा दिखा के वहाँ फंड ज़्यादा दे दिया आपने, और जहाँ आबादी ऑलरेडी ज़्यादा थी उसको कम करके आपने उसके फंड मान ली। तो ये इसमें कानून का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नियतों का और अमल दरामद कराने वालों के अमल का प्रॉब्लम है। कानून तो मौजूद है। आपकी गुफ्तगू से एक सवाल करूं, हाँ? कि आपके लिए पॉसिबल है कि आप पेशावर सवाबी सवाद जाकर किसी पहाड़ी के ऊपर जो है वो एक जगह अनथराइज करके नहीं वहाँ समझ पर जो है नहीं बना है लें? भाई, नहीं सवाल नहीं, कैसे कर सकते आप? कराची में ये सब कैसे हो सकता है? अच्छा आप लाहौर जाके एक ठिया टेंट लगा के बैठ के दिखा दें, उठा देंगे आपको। क्या किसी और सूबे में आपने कच्ची आबादी अथॉरिटी सुना है? कराची, क्या आपने किसी और सूबे में कच्ची आबादी अथॉरिटी की वजारत सुनी है? आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, इसका मुझे पता नहीं, सुनी नहीं है, नहीं है, कराची में है। किसी और सूबे में आपने गोठाबाद स्कीम सुनी है? कराची में है। तो क्या ये कराची के साथ ज्यादती नहीं है? तो किसने करना है? तो किसने करना है? आप लोगों ने करना है, सियासतदानों ने करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इतने साल से इख्तिदार में है उससे करना है। 1970 से आई हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई आज तक, अच्छा मुझे बताएं, ये शहर का एक प्रॉब्लम है ना, कच्ची आबादी, म्यूनिसिपल जुरिसडिक्शन, मल्टीपल म्यूनिसिपल जुरिसडिक्शन। मुझे एक बात बताएं, कभी आज तक सिंध असेंबली में कोई कानून आया कि सबको खत्म कर दो? हमारे वक्त में भी यहाँ शराब खाने बंद करने के ऊपर कानून बिल आता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं नहीं है, नहीं होना चाहिए। कहते हैं रऊफ सिद्दीकी ने दिए थे, रऊफ सिद्दीकी वजाहतें देते हैं, मैंने नहीं दिए थे। रऊफ सिद्दीकी ने नहीं दी, ये करारदाद भी फजूल करारदाद थी। क्यों फजूल करारदाद थी आपके ख्याल में? सर ये देखिए ना, अब एक कानून को करारदाद से नहीं खत्म करते यार, इतनी अक्ल नहीं उसे एमपीए को कि किसी करारदाद तो मंजूर कर लेते, उसके बाद आगे चले जाते। नहीं सर, ऐसा नहीं होता ना। कानून फहीम भाई, हम पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, कानून साजी जानते हैं, आइन साजी जानते हैं। आप किसी कानून के खिलाफ करारदाद नहीं ला सकते। कानून के खिलाफ आप बिल लेकर आते हैं अमेंडमेंट के लिए। दिस इज रिडिकुलस। तो कहते ना कि जनाब करारदाद मुस्तरद की जाती है, बिल की तरफ जाया जाएगा। हाँ। वहां तो करारदाद मुस्तरद करके इल्जामात किसी और के ऊपर डाल दिए गए। देखिए ना, आपके यहाँ ये लीगल है, अंदर से एक्साइज डिपार्टमेंट, लिकर शॉप जो है वो लाइसेंस लिकर शॉप्स हैं। अनलाइसेंस की तो मैं कहानी आपसे नहीं कर रहा। अच्छा, वो जो लाइसेंस शॉप है उनसे मिलना किसको है? ये भी तो कानून में लिखा हुआ है ना कि किसको देनी है शराब। आप मुझे बताएं कौन पीता है? मैं आपको पता है ना कि कौन पीता है? मैं तो सिंपल कह रहा हूं। मैं तो नहीं पीता। जिस कानून को आप कोट कर रहे हैं, जिस कानून को आप कोट कर रहे हैं, देखें यहाँ रुके, कानून है, कानून के साथ लाइसेंस लिकर शॉप्स हैं, बिल्कुल है, उनको कंज्यूम होने चाहिए नॉन मुस्लिम्स में। बिल्कुल। कौन कर रहा है कंज्यूम? सारे मुस्लिम्स। अच्छा देखो, एक बात हो गई। अब दूसरी बात है कि मेरा इखलाक और मेरा किरदार और मेरा दीन, ना सिर्फ मेरा और इवन क्रिश्चियनिटी, वो तो अलाउ नहीं करती शराब। बिल्कुल नहीं करती, और यही करारदाद में भी था। नहीं सर, जो आपको आपके नबी ने मना कर दिया, जो मेरे नबी ने मना कर दिया, वो शराब लाइसेंस से बिक रहा हो नहीं बिक रहा हो, मैं क्यों खरीदूंगा उसको? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं करो ना, तो कानून मेरे भाई है, मेरी बात। चोरी भी तो गुनाह है, डकैती भी तो गुनाह है, करप्शन भी तो गुनाह है। सारे सियासतदान कर ही रहे ना। आप एक आम मुसलमान के ऊपर डाल दें कि जनाब शराब नहीं पियो, नबी ने मना किया, करप्शन भी तो मना किया, चोरी भी तो मना की, सियासतदान करते हैं। देखो जब जंप लगता है ना इधर से इधर, कार में एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर जाते हैं, गाड़ी चलाना छोड़ दो। गाड़ी चलाना तो नहीं छोड़ सकते ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको आपका दीन, आपकी सोसाइटी, हमारी ख़ानदानी इक़दार इस काम से मना करती है, तो बिक रही हो नहीं बिक रही हो। वो करारदाद पास करके भी शाम में जाके पिएगा यार। तो किस अहमकों की जन्नत में ये लोग रहते हैं कि ये गिमिक्स करते हैं, सियासी मजाक करते हैं आके। भाई कुछ लोगों के लिए तो वो लीगली अलाउड है,
आप करारदाद में क्या लिखा था, मुझे मतन नहीं पता, कि करारदाद में ये लिखा था कि ये शराब जो अंग्रेजों को, ये क्रिश्चियंस को लेती है या हिंदू खरीदते हैं, इनको बंद किया जाए? नहीं लिखा होगा। नहीं, शराब खाने बंद कर दिए जाए, क्योंकि कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। वो कानून साजी का जो भी मेंबर है ना, उसके पास दिमाग ही नहीं है यार, जो ये बात कर रहा है भाई। वो एक हिंदू थे और जिन्होंने ये पेश किया। अच्छा, उनके एक सेगमेंट को तो मिलती है ना, अगर वो समझते नहीं होनी चाहिए, जाके अपनी कम्युनिटी को प्रीच करो या खरीदना छोड़ दो। देखिए ना, एक चीज नुकसानदेह है ना, अभी आपको अफीम, चर्च सब मिल जाएगी इस मुल्क में, उसको आप करारदाद से बंद करेंगे? उसको बंद करने का तरीका ये होता है कि अपनी अखलाकियात ठीक करें यार। कानून को ठीक ना करें, कानून पर अमल दरामद को ठीक ना करें, जिन्होंने कानून पर अमल दरामद कराना अच्छा, एक बात बताओ, ना करें, एक्साइज को ठीक ना एक करें, पुलिस को ठीक ना करें, एक मिनट और बात करते हैं। कानून पाबंद करता है कि शराब ना मुसलमान को बिकेगी ना मुसलमान पिएगा, पीते हैं, तो कानून ने क्या उखाड़ लिया? कानून तो इसी तरह कुछ नहीं उखाड़ा है, जैसे नैब और एफआईए के होते हुए करप्शन को खत्म नहीं कर सके आप। जब रियासत, तो इस बात को आप याद रखिएगा, जो ममालिक आज़ाद हैं, आज़ाद डेमोक्रेसी रखते हैं, वहाँ रियासत आपके ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करती, वो आपके दीन पे मुदाखलत नहीं करती, वो आप पे छोड़ती है, तभी वो मुल्क तरक्की में गए। यहाँ चूँकि किसी के दिमाग में बाकी सब ठीक हो चुका है, अब एक मसला ये रह गया था। खुदा को मानो यार, मान लिया आपकी बात, आप सीरियस मत रहिए कि ये जरूरत इस वक्त एक ऐसी चीज थी, शायद जरूरत नहीं, लेकिन गुफ्तगू से गुफ्तगू निकली से। अब आपसे आता हूँ मैं इस सवाल के ऊपर कि बात इस वक्त ये हो रही है कि चूंकि, और आपने भी मान लिया है कि कराची के साथ ज्यादती हो रही है, जो कराची का हल क्या है? दुनिया भर की अगर मैं मिसालें दूँ आपको, तो मुख्तलिफ ममालिक में नए सूबे बनाए गए, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाए गए, ग्रेटर लंदन अथॉरिटी बनाई गई। आप खुद लंदन जाते हैं, लंदन में रहते हैं, GLA वहाँ पे मौजूद है। इसी तरह की दीगर कई मिसालें हैं। चाइना में 3-4 सिटीज़ ऐसे हैं जो प्रोविंस सिटीज़ कहलाते हैं, जिन्हें फेडरल सिटी भी आप कह सकते हैं। ये कई किस्म की मिसालें मौजूद हैं। कराची के साथ मुसलसल ज़्यादती हो रही है। कराची का हल क्या है? महाजिर सूबा, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम, मेट्रोपॉलिटन सिटी, GLA टाइप चीज़ कोई? मैं समझता हूँ कराची का मेरी नज़र में एकदम से किसी आखिरी हल पे जाने के बजाय हमें ये तय करना होगा कि नहीं यार, पहले हमें वो सारी कोशिशें करनी चाहिए जो उससे पहले की हैं। और मैं समझ नंबर 1 ऑन माई लिस्ट कि आप यहाँ जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम है उसको आप एम्पावर भी करें, आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी दें, ताकि जो शहर का मेयर हो वो इन तमाम कामों को अपने इख्तियारात के साथ कर सके। और उसके साथ साथ कराची की वो बनाएं आप 1 सिटी 1 वॉइस 1 कमांड। ये चल नहीं सकता इस तरह से कि आप एक सड़क पे चल रहे हों तो KMC है, थोड़ा आगे गए तो कोई टाउन आ गया, उससे आगे गए तो कोई कैंटोनमेंट आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर सियासतदान है। मैं आपको बता दूं 2018 में जो कराची का नया मास्टर प्लान जिसका नोटिफिकेशन मौजूदा वज़ीर आला सिंध के दस्तखतों से गज़ट हुआ अमीर हानी मुस्लिम साहब के कहने पर वाटर कमीशन में, उसमें ये बात तहरीर है कि तमाम इस शहर के इदारे, चाहे वो कंटोनमेंट्स हों, चाहे वो DHAs हों, चाहे वो KPT हो, चाहे वो पोर्ट कासिम हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो KDA LDA, सब हो, वो मेयर के मातहत होंगे। ये मौजूद है, ये गजट है सर। फिर किस तरफ जाने की बात कर रहे हैं? सर समझे, आपने एक सवाल पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कानून है, ये क्या कानून है? गजट नोटिफिकेशन है जनाब। सर नोटिफिकेशन इज नॉट लॉ। देखिए फ़हीम भाई, हमें और 3 दिन पहले का अदालत का हुक्म है। हानी मुस्लिम साहब MPA नहीं थे, जज होंगे मोहतरम, वो भी रिटायर्ड थे, उनका नोटिफिकेशन की कदर। उनका नोटिफिकेशन नहीं है, वज़ीर आला सिंध का नोटिफिकेशन, वज़ीर आला सिंध की नोटिफिकेशन की कदर। लेकिन भाई वो एक लॉ है जो लोकल गवर्नमेंट लॉ कहलाता है, इसको उठा के वहाँ इनकॉर्पोरेट कर दें, फिर ये सवाल आप मुझसे पूछिएगा। एज फार एज नोटिफिकेशन इज कंसर्न, नोटिफिकेशन जा सकता है और वापस हो। जनाब वो मास्टर प्लान है, नोटिफिकेशन नहीं, वो मास्टर प्लान है, बना के दिया। किसने बना के दिया? सिंध गवर्नमेंट ने बना के दिया, वज़ीर आला ने उस पर दस्तखत किए हैं। और 3 दिन पहले मैं आपने फ़हीम भाई, आपने 2 बातें दी थी अपने सवाल में। एक आपने कहा था मास्टर प्लान है, फिर आपने कहा था वाटर बोर्ड KDA फला को इसके अंडर दे दिया जाए। यही मास्टर प्लान की सूरत है। वो सर आपको सिंध असेंबली से पास करना पड़ेगा ना लॉ में, जब तक आप उसको लॉ नहीं बनाएंगे। देखिए अथॉरिटीज है ना सारी। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा लेता हूँ। मैं अपने सवाल को शायद वाज़ेह नहीं कर सका, मैं आपको अपना सवाल वाज़ेह कर देता हूँ। जो आप क्या चाहते हैं, ये सब मेयर के अंडर हो? मैं तो मास्टर प्लान की बात कर रहा हूँ। उसको छोड़े ना आप, ये हम एक हल है, एक हल है। मैंने तो आपके सामने 3-4 ऑप्शन रखे। मैं कह रहा हूँ ना, उसमें हम कंफ्यूज कर देंगे आपके ऑडियंस को। मैं समझता हूँ आप बात ठीक कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यार वाटर बोर्ड KDA
SBC आप चाहते हैं मेयर के अंडर हो, मेन बात होती है ना पछवाड़ा महासभा हाँ होनी चाहिए, खत्म हो गई। कानून में होगी ना। तो कब MPs प्रपोज करें तो लॉ के लग रहे हैं, या जो मैं सुन रहा हूँ अब कि 28वीं आईनी तरमीम में जो है इस पे गुफ्तगू होगी। अगर आईनी तरमीम हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर मैंने अमेंडमेंट पेश की है, वो स्टैंडिंग काउंसिल में चली गई है। हाँ, अगर वो तरमीम आ जाती है और MKM की तरमीम हो या किसी और की हो, अगर उस पर अमल दरामद हो जाता है और वो आइन को उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो उसके नीचे कानून साजी में फिर आसानी हो जाएगी मेंबरान सूबाई असेंबली। आपकी साबिक जमात तो कहती है कि कराची को सूबा बना। मेरी साबिक जमात तो है नहीं भाई, मेरी 2 साबिक जमातें थी। एक MKM, वो 22 अगस्त 2016 को बस खुद ख़त्म हो गई। अभी MKMP है। बड़ा एहतराम, सब हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं, लेकिन इनको बने अभी 10 साल हुए, 10वां साल है इनका। इसी तरह जो मैंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया, साथ बानी रहा PSP के, वो जब मर्जर हुआ ख़त्म हो गई। तो मेरी 2 साबिक़ा पार्टियाँ थी, वो एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत अच्छा खेला आपने। यार आप एक बात बताओ, आप एंजॉय किया मैंने, एंजॉय किया, नो डाउट। मुझे ये बताइए कि MKM पाकिस्तान ये कहती है कि कराची को सूबा बना दिया जाए। वो कंसेंसस के लिए गवर्नर हाउस में बैठ कर तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनको सुनते भी हैं। कराची को महाजिर सूबा, ताजिर बिरादरी भी थी, दीगर शोबे के लोग भी थे, मुख्तलिफ लोग थे। क्या ये हल है? मैंने उनका नारा तो सुना है, लेकिन उन्होंने जो मैं कल हैरान हुआ, गवर्नर साहब की प्रेस टॉक आ रही थी और इत्तेफाक से TV पे था तो देखना पड़ा। तो वो एक बात कर रहे थे कि हमने स्टेक होल्डर्स को जमा किया है और फिर हम आवाम में भी जाएंगे ये पूछने के लिए कुछ सवालात हैं हमारे, जो हमें उनके जवाब मिले कि कराची का हल क्या होगा। ये है ना उनकी थीम यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नर साहब से रिस्पेक्ट, दोस्त हैं हमारे, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं। उनका मैं उनको मशवरा देना चाहता हूँ कि सर, पॉलिटिकल पार्टीज़ हल देती हैं और फिर राय तलब करती हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बहैसियत पॉलिटिकल लीडर, आप हो गए, खालिद मकबूल वहाँ खड़े हुए थे, फारूक सत्तार वहाँ खड़े हुए थे, फारूक सत्तार खास तौर ये दोनों के लिए, कि अगर फारूक सत्तार साहब, आप और टिसोरी साहब, खालिद मकबूल साहब हल मांगने लोगों के पास जा रहे हैं ना, तो फिर यार लीडर बना ही दें अवाम में से। लीडर का काम ही हल देना होता है। अगर हल ही आपके पास नहीं है और अभी भी आप शर्मा रहे हैं मांगते हुए जो आपके जहन में, तो कभी नहीं मिलेगा आपको। 40 साल से आप पहले MKM फिर MKMP से वाबस्ता रहे, 30 साल वो, 10 साल इसके हो गए, आपको पता ही नहीं अब तक हल क्या है। सीनियर लीडर रज़ा हारून के पास क्या हल है? मकामी हुकूमतों को एम्पावर करें। कैसे होगा? वो ना आईनी तरमीम हो रही है ना, उसमें हो जाए। यानी वो क्या कहते हैं, दिल्ली हुनूस दूरस्त? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अब ये मकामी हुकूमतों वाला जो मामला है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ MKM का रह गया। पंजाब में इसमें बड़ी आवाज़ है। पंजाब की सूबाई असम्बली ने इस पर करारदाद पास की है। वो चाहते हैं करारदाद पास की है कि आइन में तरमीम हो। PTI मैं समझता हूँ उसके फेवर में है। PTI के खान साहब का वक्त का जो मंशूर है वो बल्दियाती हुकूमतों को एम्पावर करने की बात करता है। सो मच सो 2007 का जो मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो बेनज़ीर साहिबा ने तहरीर किया, उनकी निगरानी में तहरीर हुआ, उसमें भी बल्दियाती हुकूमत एम्पावर करने की बात है, जो 2007 में, इलेक्शन तो 8 में हुए थे उनकी शहादत की वजह से। तो ये इसके ऊपर बड़ा कंसेंसस है मुल्क भर में। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है ना वो इससे इज्तनाब करेगी। तो फर्स्ट स्टेज मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम बगैर किसी होमवर्क के एकदम आखिरी बात कर देना ना, वो उसके बाद कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई कैंपेन नहीं। तो मैं तो फर्स्ट स्टेज पे जो कैंपेन है मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने की, आप वो कर लें। क्योंकि बाज़ लोग जो ये बात कर रहे हैं उनसे पार्टी नहीं संभलती है, वो शहर संभालेंगे। 2002 के में जो मुशर्रफ साहब का कानून था वो काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि मकामी हुकूमतों को इख्तियार देता था। हम उसके ऊपर बाद में जाएंगे। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जिस वक्त बिलावल साहब ऐवान सदर में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उनकी वो सारी प्रेजेंटेशन, उनकी वो सारी कारकर्दगी साना गुल प्लाजा में जल के राख हो गई। साना गुल प्लाजा की जिम्मेदार कौन है? मैं सोच समझ के सवाल कीजिएगा, जवाब दिए। इसके बाद मेरा एक सवाल और होगा। मैं इस पे इस वक्त कोई कमेंट नहीं करूँगा फ़हीम भाई, इसलिए कि अब जिसके पास एविडेंस है, जुडिशल कमीशन बैठ चुका है।
तो अब इस पर स्पेकुलेशंस करना और जिम्मेदार डिक्लेयर करना। नहीं, मैं ये तो कह ही नहीं रहा ना कि किसी ने जलाया है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। मैं तो जिम्मेदारी सिर्फ इस तरह से नहीं होती कि जलाया जाए, उसको जलने के बाद क्या उसको, उस हादसे को, उस नुकसान को कम नहीं किया जा सकता था? क्या उसके पीछे कई चीजें नहीं हो सकती थी? यही सब तो जुडिशल कमीशन ने फाइंडिंग्स करनी है। उससे पहले काबीना की एक कमेटी बनी थी रज़ा हारून साहब, जी जी, जिसमें जो है वज़ीर आला सिंध उसके इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी उसकी। नहीं, वो तो कमिश्नर की और एडिशनल चीफ की, पुलिस चीफ की थी। काबीना की कमेटी जो बनी थी जिसके सरबराह वज़ीर आला सिंध थे, उसमें नासिर हुसैन शाह साहब थे, उसमें ज़िया लंजार साहब थे, उसमें नासिर हुसैन शाह साहब थे, सईद गनी साहब थे। मैं आपके सामने सिर्फ एक चीज़ छोटी सी रखना चाहता हूँ, मुझे उसका जवाब दे दीजिएगा जल्दी से। इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट देना कि किसी भी इमारत में आग जो है वो बिजली के शॉर्ट सर्किट से ना लगे, ओवरलोड से ना लगे, ये देना इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का काम है। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जो है वजारत तवानाई के मातहत होता है, वज़ीर आला साहब के पास उसका कलमदान है। किसी भी इमारत में आग बुझाने के सूरत, आग लगने की सूरत में रास्ते एग्जिट्स होने चाहिए, वहाँ पर हाउस रील होनी चाहिए, फायर सेफ्टी के इंतजाम होने चाहिए। ऐसा मटेरियल तामीरात में इस्तेमाल होना चाहिए कि अगर आग लग जाए तो आग वहाँ 1 घंटे कम से कम महदूद रहे, क्योंकि आग को फैलने के लिए सिर्फ 3 मिनट चाहिए होते हैं। दुनिया का बेहतर से बेहतर फायर टेंडर सिस्टम भी जो है वो 3 मिनट में नहीं पहुँच सकता। SBC जिम्मेदार वजारत नासिर हुसैन शाह साहब के पास किसी भी ऐसे पब्लिक पॉइंट के ऊपर जहां पब्लिक का आना जाना हो, वहां पर 2017 के फायर सेफ्टी एंड हेल्थ के कानून के तहत पब्लिक पॉइंट को डिफाइन कर दें, क्योंकि शॉपिंग प्लाजा और पब्लिक पॉइंट्स नहीं है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं वहां पे भी आ रहा हूँ। नहीं जनाब, फायर सेफ्टी एंड हेल्थ 2017 के कानून में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है जहां पब्लिक का आना जाना हो। मैं मान रहा हूं, मैंने डिसएग्री तो बस मैं उसके ऊपर आ रहा हूं कि उसके मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री का काम है कि वह ऐसी किसी भी जगह को जहां पे पब्लिक का आना जाना हो, चाहे वो प्लाजा हो चाहे वो बाजार हो, वहां पर आग लगने की सूरत में बचाव को यकीनी बनाना, उसकी जिम्मेदारी जो है वो लेबर मिनिस्ट्री की है। सईद गनी साहब उस वजारत का हिस्सा। आखिरी चीज़, ज़िया लंजार साहब जो हैं उस वजारत के वो हैं, कलमदान उनके पास है, जिसका काम सिविल डिफेंस को कंट्रोल करना है। सिविल डिफेंस का बजट वजारत दाखिला बनाता है। सिविल डिफेंस का काम है कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट देना है, उसका काम नहीं जनाब। फायर सेफ्टी ये 19 सर मैं आपको बता देता हूँ 1971 में आपके साथ फायदा होता है, नॉलेज बढ़ती है। 1971 की आखिरी वॉर के बाद जो है होम डिपार्टमेंट ये आ गया था सूबों, फायर एक्ट 1987 के तहत ये सूबों को ट्रांसफर हो गया था। और डीसी जो होते हैं वो इसके कंट्रोलर होते हैं, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट्स में वो फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं, वहाँ पर तरबियत भी कराएं। वो सालाना मिलता है, वो सालाना मिलता है और हर एक को चाहिए, हर एक को चाहिए। नहीं हो किसी के पास तो उसके ऊपर जुर्माना है, आप बंद कर सकते हैं। हमारे ख्याल में सबके पास होगा, बनवा लेते हैं, पास होगा, वो बनवा लेते हैं पैसे। और कौन है इसका जिम्मेदार? डिप्टी कमिश्नर। सिविल डिफेंस को कंट्रोल करता है डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर से चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आला सिंध, और दूसरी तरफ ज़िया लंजार साहब। इन लोगों पर मुश्तमिल आपने कमेटी बना दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसे बेवकूफ़ बना रही है? ये सब वफाकी काबीना के लोग हैं, ये लोग रियासत, सूबाई काबीना, सूबाई काबीना के, ये रियासत ही देखेगी इस मामले को, और उनकी मर्जी आगे वो कोऑप्ट कर लें किसी भी ऑफिसर को, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब जुडिशल कमीशन ही बन चुका है। 2-3 बातें आपकी बात से जो है ना, मैं अगर आपकी इजाज़त से देखें, पब्लिक पॉइंट्स जो होते हैं ना और पब्लिक प्लेसेस, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो पब्लिक प्लेसेस जो हुकूमत कंट्रोल करती है, जैसे पार्क्स हैं, ठीक है ना, और कोई ऐसी चीज़ उन्हें बना दी है, बिल्डिंग बना दी है जो गवर्नमेंट के पास है, और एक वो होते हैं जो कमर्शियल प्लाजा है। अब कमर्शियल प्लाजाज में ये तमाम फायर सेफ्टी और हेल्थ एंड हैजर्ड के हवाले से इंतजाम करना उस बिल्डिंग के मालिकान और उसके मकीनों का काम है। अमल कराना किसका काम है? गवर्नमेंट का। मैं बिल्कुल उससे डिफरेंट मैं कह रहा हूँ ना, मैं वो बात ही नहीं करता कि जिसमें डिबेट हो बिला वजह की, एक्सेप्टेड ना, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और ऑनेस्ट जवाब चाहूँगा आपसे। आप अपने स्टूडियो में बैठे हैं, इस स्टूडियो के लिए भी सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपने ले लिया होगा, आपसे बरात आप नहीं, हम एक जनरल गुफ्तगू, आपने ले लिया होगा, कहीं ना कहीं से बनवा लिया होगा। उसके लिए क्या किया होगा? किसी को 4-5-10 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये देके आपने वो ले लिया, मिसाल के तौर, मुझे रेट नहीं पता क्या चल रहा है। अब आपने क्या किया बेसिकली, फ़हीम के जहाँ आप आकर रोज़ बैठते हैं ना अपने बच्चों के साथ भी, उस जगह आपने बोला यार कौन लगाया फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट, कौन अलार्म लगाया यार, क्या ज़रूरत है यहाँ पे किसी चीज़ से रहने की, यार पैसे देके जान छुड़ा लो। और रोज़ अपने बच्चे को यहाँ ला के आप रिस्क ले रहे हो कि आग लग जाए, अल्लाह ना करे। हम 50 हज़ार रुपये नहीं देते और ये इक्विपमेंट लगा लेते हैं,
तो आपकी जो आपसे मुराद मैं आप नहीं कर, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ दे और आपके बच्चे पर अल्लाह ताला हमेशा अपना करम रखे। तो यार आपकी जान की तो कोई कीमत नहीं है, कितनी कीमत दे के आपकी जान वापस ला सकेंगे? तो 50,000 क्यों देते हो रिश्वत यार? कमर्शियल प्लाजा चला रहे हो, एक एक दुकान बता रहे हो करोड़ों की है, एक एक दुकान में साफ सामान बता रहे हो करोड़ों का है, हमारा बिजनेस करोड़ों का है, चंद लाख रुपए लगते हैं खुदा की कसम फायरिंग सालाना, जबकि हमें पता चला वो हर महीने वो चंदा भी जमा होता था। कोई था इंतजाम? एग्जिट डोर्स आपको पता है टेक्निकली किस चीज़ को कहते हैं? ये जिस अंदर से आप अंदर आ रहे हैं ना, एग्जिट डोर नहीं होता। एग्जिट डोर होता है जो बंद होता है, जो बंद होता है और जब वो आग खुलता लग उसी जाए वक्त तो है, वो आपने उसके रोशन निशानात नजर लंबा आने सा चाहिए। डंडा होता है, इससे आप खोलते हैं, दैट इज एग्जिट। लेकिन अगर वो एग्जिट डोर आपका नॉर्मल आमदो रफ्त के लिए भी खुला हुआ है, क्योंकि आप प्लाजा हैं, आपको हर दरवाज़ा खोलना है, गाड़ी भी अंदर आनी है, अगर वो खुला हुआ है किसी वजह से, तब मैं आपको इंतहाई टेक्निकल बात इसलिए करूँगा, मैं फायर वार्डन का ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी। अगर वो खुला हुआ है, आपका अलार्म सिस्टम लगा हुआ है ना जो आपको वॉच करता है, वो अलार्म सिस्टम काम नहीं करेगा अगर एग्जिट डोर खुला हुआ है, वो काम ही उस वक्त करता है जब वो बंद हो। ऐसे है। तो स्मोक अलार्म हर दुकानदार लगा सकता था, नहीं थे ना, एज फार एज आई एम कंसर्न नहीं थे, वरना आग उस जैसे आपने कहा ना उसी में 3-4 मिनट कंटेन होकर बुझाई जा सकती थी। तो मेरा मानना ये कि खुदा के वास्ते यार, ये जो आप चंद रुपए दे करके अपने करोड़ों के बिजनेस को आपने रिस्क पे डाल दिया, ये ना करना आइंदा यार। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त भी आपको बताऊं, मैं उस मेरा पिछले हफ्ते 10 दिन पहले उसी इलाके में एक बिल्डिंग में जाना हुआ जहाँ कपड़े मिलते हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा, सेकंड फ्लोर पे चढ़ा, वो जो बड़ा रश हर जगह, मैं बैठा दुकान में, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार अभी दूसरा से, हाँ सरकार सर कैसा बड़ा हादसा हो गया। मैंने कहा ठीक है हो गया, तुम्हारे इस फ्लोर पे क्या इंसान है यार? क्या मतलब? मैंने कहा स्मोक अलार्म दिखा दे इस फ्लोर पे मुझे। मैंने कहा मुझे तो वो हो रही है, खलाज हो रहा है यहाँ के ना कि यार इतना गर्मी इतना वो। सर उस फ्लोर पे कहीं मैं इसके साथ गया, कहीं फायर, अभी गुल प्लाजा का वाकया हुआ है और ये ऐसे बैठे हैं, तो यार ये भी ना करें। रज़ा हारून साहब आपने बहुत ठीक बात कही, अब मेरा इस पर जवाब सुन लीजिएगा और उसके बाद ही हम क्लोजिंग कर देंगे। जब आरजे मॉल में आग लगी थी, उसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस शहर की इमारतों का सर्वे कराया था, जिसे फायर सेफ्टी सर्वे कहा जाता है, और उसमें सारी चीज़ें सामने आई थी कि नहीं है इंतजामात। वो रिपोर्ट गुल प्लाजा के सानहे के बाद यानी 2 साल के बाद भी वज़ीर आला को पेश नहीं की जा सकी थी, तो जिम्मेदार फिर कौन हुआ? सर मैंने तो आपसे बात की ना, मैं किसी भी नाअहली को, इनकॉम्पिटेंस को डिफेंड नहीं करता। बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन वो जो 266 मेरे ख्याल में मारते हैं उसके अंदर, जी हाँ, उनको तो पता है ना हमारे पास सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, कोई आके बताएगा, कोई आके बताएगा कि आपका सिस्टम नहीं है? भाई आप खुद जो यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हैं, अपनी जान आप एक आदमी खानदान चला रहे, उनको क्या कोई किसी हादसे का इंतजार था? और क्या हादसे के बाद भी उन्होंने कर लिया? मैं बता रहा हूँ सर, एक तो हादसे का इंतजार, सानहे का इंतजार, और क्या उस सानहे के बाद भी आपने लगा लिए? ये सवाल आप लोग को खुद अपने आप से पूछना होगा। गवर्नमेंट आपको कह दे बुरा भला, वो जो कितनी 80-83 जाने गई, वो तो वापस नहीं आएगी। सर मैं एग्री कर गया आपसे, मैं आपको सिर्फ सानहा एक नहीं, जवाब दूंगा, इसका सिर्फ एक जवाब दूंगा। एक सुने, सानहा नहीं टलता सानहे पे रोने से, वैसे ही है। हब से जा कम ना होगा बेलिबास होने से। तो तनकीद जो है ना, वो तो बिल्कुल ठीक है आप करें, मैं तो उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इन्फोर्स कराना चाहिए था, लेकिन वेयर इज योर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भाईजान? एक कराची जैसे शहर के अर्बन सिटी के रहने वाले, पैदाइश हमारी यहाँ, हमारे वालिदैन यहाँ आ गए थे, हमें इतना कॉमन सेंस नहीं है कि यार एक तो मैं अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहा हूँ, मेरी कपड़े की दुकान है, मेरी बहनें, मेरी माएँ अपने बच्चों के साथ आके यहाँ शॉपिंग करती हैं, मैं उनकी ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहा हूँ, और मेरा कॉस्ट है सिर्फ 5,000 रुपये का अलार्म। सो आई होल्ड बोथ द साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर भाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब। जिम्मेदारी यानी अगर हज़रत उमर लेते थे तो शायद उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी जो है दरिया नील के किनारे मरने वाले उस कुत्ते की अपनी थी। रज़ा हारून साहब से आप कितने मुत्तफिक हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।